दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आगामी परीक्षाएं जो आपकी होने वाली हैं, उन परीक्षाओं में साइंस पोर्शन के जो भी और सामान्य विज्ञान के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब यहीं से आते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो छोटा वीडियो रहता है, लेकिन हम सेलेक्टेड क्वेश्चन यानी 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट और उसके एक्सप्लेनेशन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों सुषुप्तावस्था में रखता है, बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। सुषुप्तावस्था दोस्तों आपको बता दें, सुषुप्तावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई बीज मिट्टी पर डालने पर वह लंबे समय तक अंकुरण नहीं करता है, फिर अचानक ही लंबे समय होने के बाद वह अंकुरण करता है, यानी बीज सुषुप्तावस्था में रहता है। और पत्तियों में विलगन के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑक्सीन हार्मोन, जिबेरिल, साइटोकाइनिन और एवेसिसिक अम्ल जो होता है, एवेसिसिक एसिड इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। एवेसिसिक एसिड होता है सुषुप्तावस्था का मुख्य कारण। इसका हम बता देते हैं आपको एक्सप्लेनेशन में। देखिए, एवेसिसिक एसिड जो होता है, ABA नाम का यह हार्मोन, ABA इसको शॉर्टकट में कहते हैं और पूरा नाम एवेसिसिक एसिड है। नाम का यह हार्मोन पौधों का वृद्धिरोधक हार्मोन माना जाता है, यानी पौधों की वृद्धि को रोकता है, जिसकी खोज की गई थी कार्नस व एडिकोट ने 1961 से 1965 में की थी, किंतु बेरिंग नामक वैज्ञानिक से अच्छे से खोज की गई। यह बीजों की सुप्त अवस्था में रखता है। पौधों का यह हार्मोन फूलों के निर्माण में एक बाधक माना जाता है। यह एक पत्तियां विलगन में भी सहायक होता है। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण ये तमाम तरह के इस क्वेश्चन से जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं, खोज कब हुई है, किसने की है, हार्मोन का जो ABA ये वाला नाम है ये भी यहाँ पर आपको मिल गया। एवेसिसिक का अम्ल आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है नींबू का कैंकर किससे होता है। कैंकर यहाँ पर लिखा हुआ कैंसर होना चाहिए। नींबू का कैंसर किससे होता है। आपने देखा होगा कई नींबू जो है पेड़ पर लगे हुए या गिरकर जो है उनमें सड़न उत्पन्न हो जाती है, कैंसर हो जाता है। ये किससे होता है। कवक से होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, नीमेटोड्स के होता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपको बता दें जीवाणु से होता है। ये ग्रीन वाला राइट आंसर है। तो इसका डिटेल यहाँ पर आपको बता देते हैं। नींबू का कैंसर जो है जेंथोमोनस कैम्पेस्टिस पैथोबार सिट्राई नामक जीवाणु होता है के कारण कैंकर रोग जो है नींबू की फसलों में होता है। ठीक, यह रोग वर्षा ऋतु में होने वाले सबसे गंभीर रोग हैं। इसके लक्षण नींबू के फल, पत्तियां, डंठल और शाखाओं पर दिखाई देते हैं। शुरुआती लक्षणों में पीले धब्बों का नींबू के फल, पत्तियां, शाखा और डंठलों में उभरना होता है और धीरे धीरे यह पीले धब्बे भूरे रंग के उभरे हुए छालों में बदल जाते हैं। तो आपको कंप्लीट यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी मिल गई है। नींबू का कैंकर रोग जो होता है वो होता है जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस पैथोबार सिट्राई नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन है रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा धंसे होते हैं। यहाँ पर समोद्भिदों में, लम्नोद्भिदों में, जलोद्भिदों में और मरूदभिदों में यहाँ पर ये 4 विकल्प आपको मिलेंगे। रंध्रों की जो संख्या होती है वो कम होती है, न्यूनीकृत होती है और वो किसमें धंसे होती हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें राइट आंसर है मरूदभिदों में। यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए इसमें आपको डिटेल बता देते हैं। डिटेल में है वे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं मरूदभिद कहलाते हैं। ये आप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मरूदभिद पौधे कौन से होते हैं जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं, वो मरूदभिद पौधे कहलाते हैं। ठीक, और ये पौधे जिन स्थानों पर उगते हैं वहाँ पर प्राप्त जल या तो बहुत कम होता है या इस प्रकार का होता है कि पौधे उसे प्रयोग नहीं करते हैं। यानी आप अगर जल होता भी है
तो पौधे उसे प्रयोग नहीं करते हैं या तो जल नहीं होता है। जैसे कि नागफनी हो गया, यूफोर्बिया हो गया, एकासिया हो गया, कैजुराइना हो गया। ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सा मरुदगुल्म है। तो नागफनी है, यूफोर्बिया है, एकासिया है, कैजुराइना है। आदि कैक्टस जो होते हैं यानी नागफनी वर्गीय शुष्क स्थानों और रेगिस्तानों में उगने वाले पौधे मरूदभिदों के सुंदर उदाहरण हैं। मरूदभिदों में आंतरिक संवाहन के लिए आवश्यक जाइलम और फ्लोएम उत्तक सुविकसित होते हैं और स्टोमेटा की जो संख्या होती है वो कम होती है तथा ये रोम युक्त और अंदर की ओर धंसे होते हैं। स्टोमेटा की जो संख्या होती है वो कम होती है और रोम युक्त और अंदर की ओर धंसे होते हैं। यानी इनकी पत्तियां, अगर नागफनी की पत्तियां देखेंगे यहाँ पर जो छिद्र होते हैं वो बहुत ही कम बारीक होते हैं और अंदर की ओर जो है धंसे होंगे, रोम युक्त होते हैं। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। कोशिका, कोई भी कोशिका ले लें, पादप ले लें, जंतु कोशिका ले लें, अगर राइबोसोम अनुपस्थित है तो कौन सा कार्य नहीं होगा। श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। क्वेश्चन आप जानते हैं, उत्तर आप नहीं जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बारीक यहाँ पर लिया गया है। अब राइबोसोम का जो कार्य अच्छे से स्टडी किए होंगे वही यहाँ पर इसका आंसर बता देंगे। तो राइबोसोम अगर अनुपस्थित है तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, ये वाला है। राइबोसोम अगर कोशिका में नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। देखिए, राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। पहली चीज, सजीव कोशिका में यानी पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित कर देते हैं। राइबोसोम की खोज जो है 1950 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड, ये देखिए यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन हमारे एक क्वेश्चन में क्लियर हो रहे हैं कि राइबोसोम की जो खोज की गई 1950 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉर्ज पैलेड ने किया था। राइबोसोम नाम 1958 में वैज्ञानिक रिचर्ड वी रॉबर्ट्स ने प्रस्तावित किया था। देखिए, खोज अलग जीव वैज्ञानिक ने की, जॉर्ज पैलेड ने की, रोमानिया के वैज्ञानिक थे और 1950 में की। 8 साल के बाद यानी 1958 में वैज्ञानिक ने यहाँ पर रिचर्ड वी रॉबर्ट्स ने इसका नाम राइबोसोम दिया। तो ये चीजें सब क्लियर यहाँ पर है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य, अंग्रेजी में इसी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे ने, हैचिसन ने। तो यहाँ पर देखिए 4 हैं। और जीव द्रव्य के बारे में नॉर्मली हम जानते हैं, नाम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो है ये कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन इसका जो शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जीव द्रव्य का किसने किया, पुरकिंजे ने। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया बी वाला, पुरकिंजे ने किया है। इसका डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, पुरकिंजे ने 1840 ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किया, यानी जीव द्रव्य शब्द का 1840 में किया। कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा गीला पदार्थ, द्रव्य, तो उसको जीव द्रव्य कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा, यानी जीव द्रव्य जंतु में भी पाया जाएगा, पादप में भी पाया जाता है। यह रवेदार, जेली नुमा, अर्ध तरल पदार्थ होता है, पारदर्शी और चिपचिपा होता है। तो ये जीव द्रव्य के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। यही हमारे वीडियो की विशेषता होती है। पुरकिंजे ने 1840 में किया है शब्द का प्रतिपादन। कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली में संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं और सभी कोशिका में पाया जाएगा। और रवेदार होता है, जेली नुमा होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है यानी गाढ़ा जादी होता है, और पारदर्शी और चिपचिपा होता है। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है, इसको बताना है। समुद्र के किनारे की वनस्पति यानी समुद्र के किनारों में जो वनस्पतियां होती हैं, लवणोद्भिद वनस्पति, समोद्भिद वनस्पति, जलोद्भिद वनस्पति और
मरूदभिद वनस्पति, तो ये कौन सा कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है जब इस तरह क्वेश्चन बारीक अंतर के साथ विकल्प आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको दे दे लवणोद्भिद, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, लवण युक्त होता है, तो लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। यहाँ पर आपको बता देते हैं समुद्र के किनारे की वनस्पति लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी। इसको उत्तर आप जानते होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, डर्मेटोलॉजी कहलाएगा। यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए त्वचा विज्ञान औषधि शास्त्र की वह शाखा होती है जिसके तहत बाल, नाखून, त्वचा इससे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। यह औषधि और शल्य चिकित्सा दोनों के संदर्भ में एक प्रतिविधा होती है। एक त्वचा रोग विशेषज्ञ रोग को बेहतर उपचार तो करता ही है, साथ ही बाल, नाखून और त्वचा संबंधित सौहार्द संबंधित समस्या का भी निदान करता है। तो त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में होता है। ठीक, डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या है। उत्तकों का रचना, उत्तक तो साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो उत्तकों का अध्ययन किस में होता है, हिस्टोलॉजी में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी इज राइट आंसर। यहाँ पर देखिए हिस्टोलॉजी के बारे में, हिम्टोलॉजी यानी उत्तक विज्ञान, हिम्टोलॉजी जो होता है उत्तक विज्ञान होता है, उत्तक से संबंधित होता है। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसका उद्भव और कार्य प्राय समान होता है। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को उत्तक कहते हैं। यहाँ पर उत्तक की परिभाषा स्पष्ट, क्लियर, सरल शब्दों में आपको मिलेगी। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को उत्तक कहते हैं। इसके अध्ययन को उत्तक विज्ञान या औत्की भी कहते हैं। उत्तक विज्ञान या औत्की या हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हिस्टोलॉजी यहाँ पर। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लिंगामेंट एक रचना होती है जो जोड़ती है। लिंगामेंट के बारे में आपने सुना होगा, एक रचना है किसको जोड़ती है, अस्थियों को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से, अस्थियों को तंत्रिका से, पेशी को त्वचा से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है। तो अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है लिंगामेंट, आपको बता दें बी इज राइट आंसर है। लिंगामेंट एक ऐसी रचना है जो अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है, यानी हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, उसको लिंगामेंट बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक लिंगी संलग्न रोग होता है। एक लिंगी संलग्न रोग कौन सा होता है। तो एक लिंगी संलग्न रोग आपको बता दें, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कौन सा एक लिंगी संलग्न रोग होता है। वाड़ंधता रोग जो होता है, तो एक लिंगी संलग्न रोग होता है, इसके बारे में देखिए बता देते हैं आपको डिटेल। वाड़ंधता जो होता है यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी कलर की पहचान नहीं हो पाती है वाड़ंधता में। आँखों का एक रोग होता है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता, यानी वह पहचान नहीं पाता है, जिससे उसकी रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से हो सकता है अथवा कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न हो सकता है। ज्यादातर मामलों में इस समस्या के लिए अनुवांशिक कारण ही जिम्मेदार होते हैं, जो कि जन्म के साथ ही दिखने लगते हैं। रंगों को पहचानने के लिए 3 कोण के प्रकार होते हैं, लाल, हरा और नीला। ये प्राथमिक कलर होते हैं, ध्यान रखिएगा, लाल, हरा और नीला। बाकी के कलर जो है इनको मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो प्राथमिक रंग यहाँ पर क्लियर हो गए, लाल, हरा, नीला। और अगर जन्म के समय इन तीनों में से किसी एक प्रकार के कोण की कमी हो गई हो तो रंगों के पहचानने में दिक्कत होती है। तो लाल, हरा और नीला कलर को पहचानते हैं, अगर नहीं पहचान पाते हैं तो उसको वाड़ंधता रोग जो है ग्रसित व्यक्ति होता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये एक लिंग संलग्न रोग होता है वाड़ंधता, यह जन्म से भी हो सकता है। ठीक, तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं और आपको अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं इस तरह के और भी वीडियोस आपको देखने को मिले तो बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।